नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो शो है जिसमें हम रोजाना जनता से जुड़े मुद्दों की पड़ताल करते हैं ताकि इस सिस्टम और सरकार की जवाबदेही तय की जा सके। आपकी समस्याओं से संबंधित सवाल हम जोर शोर से पूछते हैं, जनता की आवाज को हम मंच देते हैं। आप जरा याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन देश भर में क्या स्थिति थी। कोरोना की वजह से कैसे हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे थे। न जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खोया। तब देश भर में मेडिकल इमरजेंसी वाले हालात थे। लेकिन सवाल यह है, इतनी घोर विपदा झेलने के बाद भी क्या हम सतर्क हुए? क्या हम कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को लेकर अनुशासित हुए? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। आज एक बार फिर देश भर में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता बेपरवाह है। कोरोना के बुनियादी प्रोटोकॉल का भी हम पालन नहीं कर रहे। बाकी नियम तो आप छोड़ दें, मास्क तक लगाना लोग भूल बैठे हैं। क्या जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तभी हम चेतेंगे? आप देखिए, कोरोना पर घोर लापरवाही की घंटी बजाओ की ये रिपोर्ट और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। अभी उतारा है, अभी पानी पिया था आपको काफी देर अच्छे से बहुत लोग हैं देखो। लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे यार, जब सब लगाना तो हम भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। हाँ, जा रहा मैं नीचे लाने, आप लगा लेते। मास्क मैं नहीं पहनता हूँ, कोरोना से मैं डरता ही नहीं हूँ। नहीं डरते, भगवान है। हाँ, अभी खोल के रखा हूँ भाई साहब, भाई धूप में से आया, अभी तो खोल के रखा हूँ। हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। कोरोना से डर नहीं? कोरोना से डर है, सबको डर है। जब तक जुर्माना नहीं, चालान नहीं कटेगा तब तक नहीं लगाएंगे। नहीं लगाऊंगा, आप खरीदूंगा, खरीद के लगा लूंगा। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। लगभग यही वक्त था जब पिछले साल देश कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहा था। उस वक्त जो हालात थे उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना के उस बुरे दौर से निकलने के लिए सरकार और लोगों ने मिलकर कदम उठाए, जिसके बाद ही कोरोना का कहर थमा। अब पिछले कुछ दिनों में अचानक फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। स्कूल खुलने के कारण इस बार बड़ी संख्या में बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में कुछ स्कूलों को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वहां एक या एक से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं देश के कई राज्यों में हर दिन आने वाले केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2927 केस आए, जो 15 दिनों में पहले से करीब 4 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन राज्यों में तैयारियों का जायजा लिया गया जहां कोरोना केस बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर सभी को फिर से सतर्क होने की जरूरत है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है।
मेडिकल कॉलेज। इस बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी दी। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोरोना की चौथी लहर के संभावित खतरे को रोकने के लिए फिलहाल किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। पूरे देश के बारे में चर्चा हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर अभी कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है। पहली डोज और दूसरी डोज लगभग 100% के आसपास है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हमने 8000 के लगभग टेस्ट किए हैं, जिसमें 15 पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है कोरोना की स्थिति। घबराने की जरूरत नहीं है। करीब 7500 कोविड बिस्तर हैं अस्पतालों में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कोविड का हल्का आपको तकलीफ है तो उसके लिए है। और 6200 से ऊपर ऑक्सीजन युक्त बिस्तर छत्तीसगढ़ में है, तो ये करीब 14000 के आसपास आंकड़ा आ जाता है। उसके अतिरिक्त सामान्य बिस्तर और चाहिए तो हमारे पास तीसरी वेव के पहले करीब 21000 थे, तो उनको फिर से हम ले सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए जितनी ज्यादा जरूरत तैयारियों की है, उससे ज्यादा जरूरी है रोकथाम और सतर्कता की, क्योंकि इससे पहले जब भी कोरोना तेजी से फैला तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी लोगों की लापरवाही। भीड़ न लगाने और मास्क के बिना घर से बाहर न निकलने की सलाह के बावजूद लोग नियमों को तोड़ते रहे। अब फिर से वैसा ही होता दिख रहा है। ये तस्वीरें इंदौर के गोपाल मंदिर मार्केट की हैं। इंदौर वो शहर है जो हर बार मध्य प्रदेश में कोरोना का एपीसेंटर बनता है, फिर भी लोग बेपरवाह हैं। चौथी लहर का खतरा सिर पर मंडराता दिख रहा है, लेकिन यहाँ की हालत देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। त्योहार के मौसम में बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मास्क लगाना हर कोई छोड़ चुका है। जब हमने उनसे पूछा कि बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं, तो जरा जवाब सुनिए। आज मास्क नहीं लगाया, क्या कारण है? अरे प्रेशर भी नहीं आ रहा ना आगे से, सरकार भी नहीं देख रही है, कुछ भी नहीं, कहाँ से मास्क लगा, कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब इतनी भीड़ वाले इलाके में आप बैठे हो, धंधा कर रहे हो, तो मतलब स्कूल देखकर आप लगाई नहीं रहे ना। जब मास्क लगाने की जरूरत थी तब मास्क लगाया, अब कोई जरूरत ही नहीं है मास्क लगाने की, इसलिए हमने नहीं लगाया। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, सरकार ने बोल दिया है कि गाइडलाइन वगैरह सारी चीज़ें हटा दी है, बट इस तरीके से अगर चलता रहा तो हो सकता है वापस कोरोना आ सकता है, और ऐसा लग ही रहा है कि एक चौथी लहर आएगी। ये हालत तब है जब इंदौर में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। वहीं यूपी का गाजियाबाद उन शहरों में से है जहां हाल ही में बड़ी संख्या में छात्र और टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए। मंगलवार शाम तक गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 273 पर पहुंच गई। फिर भी लोग सतर्क नहीं हुए हैं। भरी भीड़ में कुछ लोगों को छोड़ दें तो कोई मास्क लगाता नहीं दिख रहा। वैसे ना हमारे पास लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे? आज जब सब लगाना तो हम भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है मास्क लगाना। हाँ तो बोला तो हमने सुन लिया, अब लगा लगना। हाँ लगा के रखेंगे ना। हाँ भाई साहब लगा लेंगे, आज से लगा लेंगे। गलती मान रहे हैं सर। भीड़ की ऐसी ही तस्वीरें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी देखने को मिली। अक्षय तृतीया के कारण आने वाले दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ और बढ़ेगी। ऐसे में लोगों की लापरवाही को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना मास्क लगाए यहाँ न आए और एक दूसरे से दूरी बनाकर दर्शन करें। उक्त संबंध में सभी दर्शनार्थियों से मंदिर प्रबंधन अनुरोध करता है कि भीड़ में जाने से गर्मी की बढ़ जाएगी उस समय, और टेम्परेचर भी जिस तरह से बढ़ेगा तो उसमें बुजुर्ग व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को समस्या आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति मंदिर में उस दौरान भीड़ में जाने से बचें। तो वन वे मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा, मंदिर के अंदर भी वन वे सिस्टम ही रहेगा। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पिछले 15 दिनों में कोरोना के केस 14 गुना बढ़ चुके हैं। 12 अप्रैल को राज्य में सिर्फ 14 नए केस मिले थे। 27 अप्रैल को ये संख्या 201 पर पहुंच गई। राज्य में कुल 1384 सक्रिय मरीज हैं, जो देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का 8% है। खास तौर से गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। यहाँ संक्रमण दर 12% पर पहुंच चुकी है। हम इस समय अट्टा मार्केट के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे कि क्या दुकानदारों ने जो है मास्क लगाया हुआ है या नहीं। भैया मास्क मास्क कहाँ है?
मास्क का बाइक में आया ना, इसलिए बाइक में आए थे ना, इसलिए। आपने भी नहीं लगाया मास्क? मैं दुपट्टा लगा के आई थी। मास्क जेब में रखने से अच्छा लगता है। बिल्कुल अभी उतारा है। आंटी मास्क मास्क कहाँ गिर गया है? मास्क मैं नहीं पहनता हूँ, कोरोना से मैं डरता ही नहीं हूँ। नहीं डरते? भगवान है। हाँ। यही वजह है कि राज्य सरकार ने अब गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के बाकी शहरों और राजधानी लखनऊ में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है वो अभी भी काम कर रहे हैं। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो कोविड मरीजों के लिए हमेशा वो तैयार, हर स्तर पर पूरी तैयारी है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट सभी सीएचसीज में संचालित किए जा रहे हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, यदि किसी भी चिकित्सक ने किसी भी स्तर पर लापरवाही की तो सरकार कार्रवाई से नहीं हिचकेगी। भारत के जिन राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है उनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर है हरियाणा, जहां 12 अप्रैल को 54 केस मिले थे, अब 517 तक पहुंच गए हैं, यानी लगभग 10 गुना ज्यादा। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। 12 अप्रैल को 137 केस थे, 27 अप्रैल को एक दिन में ही 1204 केस मिले, मतलब 9 गुना ज्यादा। राजस्थान में बीते 15 दिनों में हर दिन मिलने वाले केस 10 से बढ़कर 50 हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में 15 दिनों में 2.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह से देश में पिछले 15 दिनों में 4 गुना केस बढ़ चुके हैं। हमने अलाउ कर दिया लोगों को इनडायरेक्टली कि मास्क हटा दीजिए, कि फाइन नहीं लगेगा। वो चीज़ जो है काफ़ी नुकसानदायक साबित हुई है। वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये हमारा ख्याल है कि प्रिकॉशंस कंटिन्यूड रहने चाहिए थे। इस वक्त मौजूद हैं हम लाजपत नगर में। हम तस्वीरें आपको दिखाने के लिए लेकर के आए हैं उन जगहों की जहां पे राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली देश में सबसे ऊपर है। पिछले 5 दिनों में यहाँ हर दिन 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 4508 हो चुकी है। यहाँ कोरोना की संक्रमण दर 4.64% है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोगों को एक बार कोरोना हो चुका है, तो अब जो कोरोना हो रहा है तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे। फिलहाल दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 1204 नए केस मिले, जो देश में मिले कुल केस का 41% है। हरियाणा में 517 नए केस, केरल में 255 नए केस, उत्तर प्रदेश में 201 नए केस और महाराष्ट्र में 153 नए केस मिले हैं। मुंबई में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं फिलहाल मुंबई के सेंटा क्रूज स्थित रेलवे स्टेशन पर हूँ और मार्केट पर हूँ। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई सारे लोग जो है स्टेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पर बस डेपो भी है, वहाँ पर भी जा रहे हैं। दफ्तर से अपने घर लौट रहे हैं क्योंकि अब शाम का समय हो रहा है। इस बीच कई सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। लोगों की ये लापरवाही और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जल्द ही एक बार फिर मास्क को अनिवार्य किए जाने का फैसला लिया जा सकता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि हम जहां पर भी भीड़ होती है, पब्लिक प्लेसेस है, मास्क फिर कंपलसरी होना उन्हें जरूरी लग रहा है। पर सवाल है कि क्या मास्क लगाने के लिए हर बार सरकार की सख्ती जरूरी है? लोग खुद अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? 23 अप्रैल को सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी के साथ ही हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म करने वाला मामला चाय विवाद से गुजरता हुआ अब डी कंपनी तक पहुंच गया है। जी हां, कभी बीजेपी के साथ दिखने वाली शिवसेना अब राणा दंपति के सहारे प्रदेश की सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, जिसका अहम हिस्सा है शिवसेना। तो सत्ता की इस लड़ाई में नवनीत राणा एक राजनीतिक मोहरा साबित हो रही हैं। नई कड़ी में संजय राउत खुद डी कंपनी को लेकर घेरे में आ गए हैं। एक ही दिन पहले उन्होंने नवनीत राणा पर दाऊद से रिश्ते का आरोप लगाया था। अब बीजेपी ने राउत पर उन्हीं के हथियार से हमला कर दिया। जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है,
मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। और हनुमान चालीसा पर 23 अप्रैल को राणा दंपति के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के साथ ही महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का एक नया अध्याय शुरू हो गया। इस चैप्टर में नवनीत राणा के सहारे बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते विवाद अब दाऊद तक पहुंच गया है। संजय राउत ने राणा का कनेक्शन डी गैंग से बताया। कहा कि नवनीत ने दाऊद के साथी यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लेन देन किया था। तो अब खुद राउत लकड़ावाला को लेकर घेरे में आ गए हैं। क्या दाऊद से है राणा दंपति के रिश्ते? क्या अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं विवाद के तार? डी कंपनी तक कैसे पहुंचा हनुमान चालीसा का विवाद? इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं नवनीत राणा के 16 पन्नों वाले चुनावी एफिडेविट के इस पेज नंबर 6 में। 2019 का ये हलफनामा खुद नवनीत राणा ने चुनाव आयोग को दिया था। लिखित में माना था कि उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला नाम के शख्स से 80 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। इसी हलफनामे को आधार बनाकर शिवसेना नेता संजय राउत मंगलवार से ही सियासी दंगल कर रहे हैं। राउत का आरोप है कि यूसुफ लकड़ावाला के तार डी गैंग से जुड़े हैं, इसीलिए मामला सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। तो क्या अब ईडी उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी? 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था। लकड़ावाला के जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, उस सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था 80 लाख, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। जल्दी और बड़े खुलासे होने वाले हैं। अब राणा का सहारा बनकर फिर से बीजेपी सामने आई है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने कुछ ऐसी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं जिसमें महागाड़ी सरकार फंस गई। ये पहली तस्वीर यूसुफ लकड़ावाला की बेटी की शादी की है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख ने शिरकत की थी। दूसरी तस्वीर में तो खुद शरद पवार के साथ लकड़ावाला चिपक कर खड़ा दिख रहा है। तीसरी तस्वीर में एनसीपी नेता माजिद मेमन तो उसके कंधे पर हाथ रखे दिख रहे हैं। और लकड़ावाला की ये धुंधली तस्वीर तो राजीव गांधी के साथ है, जिसमें दोनों मुस्कुराकर मिल रहे हैं। और इन तस्वीरों के आधार पर बीजेपी ने आरोपों का एक आईना संजय राउत को दिखा दिया, कुछ और दावे कर दिए। वो बिल्डिंग किसने बनाई? यूसुफ लकड़ावाले ने। नवनीत राणा, रवि राणा ने यूसुफ लकड़ावाले से वो घर खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब लेना और देना ही इनको नहीं पता है, और इनको यही नहीं पता, पूरी जानकारी नहीं है, और सिर्फ ये क्या है, 2 मिनट के मजे के लिए ट्विटर के ऊपर या टीवी पे आके आरोप लगाते। यूसुफ लकड़ावाला बॉम्बे का इतना बड़ा बिल्डर है जिसके संबंध संजय राउत से खुद के हैं। एवरशाइन करके की रिजॉर्ट करके महाबलेश्वर में उसका 5 स्टार होटल है। संजय राउत जाके वहां रुकते हैं, उनके अच्छे मित्र हैं। आज किसी के मरने के बाद ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हो, संजय राउत को शर्म आनी चाहिए। आज पवार साहब के भी संबंध यूसुफ लकड़ावाला के साथ, माजिद मेमन के संबंध यूसुफ लकड़ावाला के साथ, उद्धव जी के खुद के संबंध, अहमद पटेल के संबंध, राजीव गांधी उनके यहाँ पे घर पे आते थे प्राइम मिनिस्टर, वो राजीव गांधी से मिले जाते। तब दाऊद किधर था? तब दाऊद के आदमी नहीं थे। तो बात राणा दंपत्ति से शुरू हुई और अब कांग्रेस एनसीपी के नेता कटघरे में खड़े हैं। नवनीत राणा वर्सेस उद्धव ठाकरे विवाद हनुमान चालीसा से डी कंपनी तक पहुंच गया, और इस विवाद में जो नाम सामने आ रहा है वो है यूसुफ लकड़ावाला। तो यूसुफ लकड़ावाला है कौन? राउत जिस लकड़ावाला की बात कर रहे हैं वो उनके मुताबिक दाऊद का आदमी था, जबकि मुंबई में 2 लकड़ावाला मशहूर हैं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था, लकड़ावाला। एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था 80 लाख, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई?
संजय राउत ने नाम लिया यूसुफ लकड़ावाला। अब मुंबई में यूसुफ लकड़ावाला के नाम से जो शख्स मशहूर था, उसकी मौत पिछले साल हो गई है। यूसुफ लकड़ावाला मुंबई के मशहूर बिल्डर थे। उन्होंने शहर में कई रिहायशी इमारतों का निर्माण किया था। इसके अलावा वो फिल्म फाइनेंस का भी काम करते थे। वो मुंबई के 2 सिनेमा घरों और हिल स्टेशन महाबलेश्वर के एक रिजॉर्ट के मालिक थे। साल 2019 में यूसुफ लकड़ावाला की गिरफ्तारी हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस आरोप में लकड़ावाला को गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मुंबई के पास खंडाला में हैदराबाद के एक पूर्व नवाब की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग की थी। उन पर सरकारी अधिकारियों को कागजात में गड़बड़ी करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की रिश्वत देने का भी आरोप लगा। यूसुफ लकड़ावाला को 12 अप्रैल 2019 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो देश छोड़कर भागने की फिराक में था। हालांकि फरवरी 2021 में लकड़ावाला को जमानत मिल गई थी, लेकिन 28 मई 2021 को लकड़ावाला को ईडी ने फिर गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी एक जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में हुई थी और 4 महीने बाद 9 सितंबर 2021 को आर्थर रोड जेल में लकड़ावाला की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद लकड़ावाला को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेजा गया, जहां पता चला कि उन्हें कैंसर है। जेल के अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। एक दिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। जाहिर है अपने ऊपर लगे इस संगीन आरोप पर सफाई देने के लिए नवनीत राणा सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि वो सलाखों के पीछे हैं। उनके वकील की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनके बचाव में बीजेपी के नेता मोहित कंबोज आ गए। कंबोज ने कई सारी तस्वीरें ट्वीट की, जिनमें यूसुफ लकड़ावाला महाराष्ट्र और देश की कई नामी गिरामी हस्तियों के साथ नजर आ रहे हैं। मोहित कंबोज ने बताया कि जिस 80 लाख रुपए की बात संजय राउत कर रहे हैं, दरअसल वो लेन देन एक घर के सौदे को लेकर हुआ था, जो कि राणा दंपति ने यूसुफ लकड़ावाला से खरीदा। कंबोज के मुताबिक संजय राउत खुद भी यूसुफ लकड़ावाला के दोस्त रह चुके हैं। यूसुफ लकड़ावाला बॉम्बे का इतना बड़ा बिल्डर है जिसके संबंध संजय राउत से खुद के हैं। एवरशाइन करके की रिजॉर्ट करके महाबलेश्वर में उसका 5-स्टार होटल है। संजय राउत जाके वहाँ रुकते हैं, उनके अच्छे मित्र हैं। आज किसी के मरने के बाद ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हो, संजय राउत को शर्म आनी चाहिए। इस सिलसिले में यूसुफ लकड़ावाला के परिवार से बातचीत करने की कोशिश एबीपी न्यूज ने की, लेकिन परिवार की ओर से बताया गया कि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। दरअसल यूसुफ लकड़ावाला के अलावा मुंबई में एक और लकड़ावाला भी चर्चित रहा है, जिसका नाम है इजाज यूसुफ लकड़ावाला। दरअसल इजाज लकड़ावाला एक गैंगस्टर है जो पहले दाऊद गिरोह के लिए काम करता था, फिर उसने छोटा राजन गिरोह के लिए काम करना शुरू किया और उसके बाद अकेले ही अपना गिरोह चलाने लगा। अब सियासी हलकों में ये चर्चा हो रही है कि कहीं संजय राउत कंफ्यूज तो नहीं हो गए, एक कहानी में उन्होंने कहीं दूसरे लकड़ावाला को तो फिट नहीं कर दिया। इस बीच वापस इस कहानी के मुख्य किरदार की ओर रुख करते हैं। नवनीत राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने एक वीडियो जारी करके खुद राणा के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। मामले की परतें लगातार खुल रही हैं और अब अदालत में पेशी के वक्त जज के सामने पुलिस के व्यवहार पर दिए नवनीत राणा के एक बयान ने फिर से राणा पर ही सवाल उठा दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। मुंबई पुलिस को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? नवनीत राणा दलित समाज की है और उनके ऊपर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झूठ के पुलंदे बांधते हैं, उनको उजागर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ पुलिस स्टेशन में बदसलूकी का मामला महाराष्ट्र की सियासत में गोल गोल घूम रहा है और इस सियासत में पार्टी बन गई है मुंबई पुलिस, क्योंकि आरोपों के घेरे में वही है और यही वजह है कि मंगलवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें राणा दंपति खार पुलिस स्टेशन में चाय पीते नजर आए। इस मामले में अब एक नया खुलासा भी हुआ है। नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें कोर्ट पे पेश किया गया तो जज ने दोनों से पूछा था कि क्या उनकी कोई पुलिस के खिलाफ शिकायत है। इसके जवाब में नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा कि पुलिस के खिलाफ उनकी कोई शिकायत नहीं है। ऑर्डर की रिमांड कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है।
लेकिन कस्टडी मिलने के बाद उन्होंने पुलिस पर ये संगीन आरोप लगा दिए, जिस पर मुंबई पुलिस ने 15 सेकंड का वीडियो जारी कर अपना पक्ष रख दिया। अब इसी वीडियो को लेकर शिवसेना के हौसले बुलंद हैं। प्रतिशोध की हमारी क्यों भावना होगी? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को चैलेंज करती हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी एक फेक सर्टिफिकेट पे बनी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी फेक है, राशन कार्ड जो वेलफेयर स्कीम्स भी अप्लाई की वो भी फेक की हैं, तो हमें उनसे क्या प्रतिशोध? वो बताएं, इतनी फेक बातें कर रही हैं। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी कि ना मुझे पानी पीने का दिया, मुझे जानवरों से भी बदतर मेरा ट्रीटमेंट किया। मुंबई पुलिस ने वो भी सत्य उजागर कर दिया। ये बंटी एंड बबली पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनके सामने चाय रखा है, उनके सामने पानी भी है, उनके सामने और भी सामान है। तो मुंबई पुलिस को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। इस मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल, मुंबई पुलिस ने सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो क्यों जारी किया? दूसरा सवाल, सांता क्रूज थाने का वीडियो क्यों जारी नहीं हुआ? तीसरा सवाल, क्या मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है? The complaint of my client Navneet Kaur Rana of being subjected to ill treatment is in relation to the detention not at Khar police station, but it is in relation to the detention at the lockup of Santa Cruz police station. मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक और वीडियो जारी हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मिलने पहुंच गए। जेल में बंद नवनीत राणा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सियासी लड़ाई में अब उन्होंने चिट्ठी वाला एक और दांव चल दिया है। इस बार ये चिट्ठी है शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ और इस पर पता है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत में नवनीत राणा ने अपने खिलाफ संजय राउत ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने उन्हें 20 फुट जमीन में गाड़ने की धमकी दी थी। उन्होंने जो कमिश्नर से अपील की है उसमें साफ तौर पर ये पत्र में लिखा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता और संजय राउत के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। जाहिर है नवनीत राणा ने ये दांव इसीलिए चला है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है और मामला बढ़ा तो संजय राउत की मुश्किल बढ़ सकती है। मुंबई से संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।